व्हाट्स अप गाइस, दिस साइड इज चिराग और ये आप लोग देख रहे हैं आपके सामने कौन सा चैप्टर आ गया है। आपके सामने चैप्टर आ गया है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ चैप्टर 4। सर चैप्टर 3 से पहले चैप्टर 4, ऐसा क्यों? रीजन है आप लोगों को इसमें, वैसे हम लोग एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ 1 और 2 बोलते हैं इसको, जिनको इन लोगों ने अब एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ बोला है और ऊपर वाले को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स बोला है। अगेन कोई सेक्रेटरी लेजिस्लेशन और इसके अंदर अपने को कोई फंसने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। वैसे ऑब्वियसली देखिए आप लोगों ने अपने इसमें 12th में पढ़ लिया है, कंपनी क्या होती है, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सब बेसिक चीज़ें पता ही होती है आपको। तो अगर वो चैप्टर ही मैंने पढ़ाया होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट द रीजन बिहाइंड व्हाई आई एम एक्चुअली मोर कीन टू टीच यू दिस चैप्टर फर्स्ट इज क्योंकि अगर आपके मन में अगर कोई छोटा सा भी डाउट रहता है ना रिगार्डिंग व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज प्रमोटर, व्हाट इज प्रमोशन, हाउ इनकॉर्पोरेशन इज डन, दीज बेसिक थिंग्स, तो वो चैप्टर समझने में दिक्कत आती है। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं, उसके बाद वो चैप्टर तो आपके लिए है ही है। सो अगेन बाय द वे, इफ यू डोंट नो द रिकॉर्डिंग टाइम मेरे लैपटॉप के हिसाब से मत जाइएगा, इट इज 1:38 AM, मतलब 1:38 रात को मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को शायद बार बार बताया होगा, दिस इज मी रिकॉर्डिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम। ऑब्वियसली मैंने आपको रीजन बताया दैट अपने प्रसाद भैया की तबीयत ठीक नहीं है, ही इज स्टिल नॉट वेल, ही इज बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल नाउ। उनको कोविड के साथ साथ निमोनिया भी हो गया है, तो लेट्स रियली होप कि वो स्पीडी रिकवर करें और मैं भी टिल दैट टाइम जैसा है कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूं। थोड़ी सी अगर कम समझ में आए तो यार माफ़ कर देना भाई समझ के। तो let's start with elements of company law. Now, before we go down about what do we mean by elements of company law, let's first understand that what is a company. टॉट्स के अंदर मैंने आपको लॉ के बारे में ऑलरेडी बताया कि what is law and everything about this. So I'm not bugging our time on law. My concentration should be about what is a company. I'll be very clear with this. वेरी सिंपल, वेरी स्वीट, वेरी स्ट्रेट, बिकॉज आप लोग सामने नहीं है तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, वरना अपन इसमें खूब मस्ती की होती। बच्चे देखो ना, फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ डिड एक्चुअली कंपनी वर्ड केम इन। एंड अच्छा, इफ समवन आस्क यू कि भारत के अंदर की पहली कंपनी कौन सी थी, तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, भारत के अंदर एक्चुअली पहली कंपनी बनी नहीं थी। भारत के अंदर पहले कंपनी बाहर से आई थी, दैट वाज योर ईस्ट इंडिया कंपनी। वो चोर उचक के आए थे ना यहाँ पे, और उन लोगों ने सारी बर्बादियां दिखाई थी। तो आपने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत पहले देख लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब आप समझ रहे हो, हम पे 200 साल तो राज किया है, तो मतलब कितनी पुरानी बात होगी। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कितना पुराना है। बट अगेन हाउ डू वी गेट इट कि हाउ कंपनी लॉ एक्चुअली वर्क्स। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर सबसे बेसिक और सबसे पहले वाला फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है सर, सो सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप सर? सर सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है जब कोई सिंगल पर्सन, सिंगल मतलब रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल नहीं, अलोन, सारा मनी भी वही लगाता है, सारी लाइबिलिटी भी उसी की होती है सर, सारे भी उसी के होते हैं, सारा कंट्रोल भी उसी होता है। तो सर हम ऐसे बिजनेस वालों को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा देखो, तारीफ करने की बातें हैं तो बहुत कर सकते हैं, अपने को बुराई करनी, हम तो भारतीय ना, हम लोग को पहले नुक्स निकालने गए, तो अभी अपन पहले नुक्स निकाल लेते हैं। सो व्हाट आर एक्चुअली जो आपको लगते हैं द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। तो सर हमारे हिसाब से सर सोल प्रोप्राइटर का डिसएडवांटेज ये होता है कि सर कहीं ना कहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है सर। कभी आप नोटिस करके देखो यार सर, कितना भी नुकसान हो सकता है, कोई है थोड़ी, और पूरी की पूरी लाइबिलिटी एक जने के ऊपर ही आ जाती है सर। तो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड इज वेरी रिस्की। अगेन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, मान लो बिजनेस की कंटिन्यूटी की बात करें, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, आज मेरी तबीयत खराब है एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम से XYZ डिजीज एंड आई एम हॉस्पिटलाइज्ड। मेरा बिजनेस बंद जब तक मैं वापस नहीं आता, और मैं वापस ही नहीं आया तो बिजनेस खत्म। सो सर सेकेंड प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं बिजनेस के कंटिन्यूटी के ऊपर आती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस कंटिन्यू हो पता। अच्छा आज मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं भाई, कितना भी पैसा कमा लूं, पर कहीं ना कहीं मेरे पास कैपिटल तो हमेशा लो ही रहेगी एज अगेंस्ट एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो दे आर लो ऑन कैपिटल, बिजनेस कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा एक सेकेंड, अकेला बंदा एक्सपांशन कैसे करेगा? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, कितना एक्सपांशन कर लेगा? सो लो चांस of expansion.
ठीक है सर। अच्छा सर, लाइबिलिटी हो गई, बिजनेस कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, लो कैपिटल है, एक्सपांशन का प्रॉब्लम है। अरे बंदे में कितनी चीज़ों का एक्सपर्टीज हो, अकाउंट्स भी वही संभाले, सेलिंग भी वही संभाले, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी वही संभाले, कितना करेगा? तो अगेन ही इज लो ऑन एक्सपर्टीज। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को, अगर आपका बिजनेस छोटा है ना तो सोल प्रोप्राइटर अच्छा है, वरना ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब याद रखना, जैसे सबसे पहले अगर हम लोगों ने बात करी तो लैंडलाइन फ़ोन्स है, सबसे पहले लैंडलाइन फ़ोन्स है। लैंडलाइन फ़ोन से हमें मज़ा आया बात करके, भाई एक तार आती थी घर में लग जाती थी और फ़ोन लाइन इज़ डेड, और समटाइम मैंने फ़ोन लाइन वॉज फाइन, आप फ़ोन पर बात कर पाते थे। इंसान स्वार्थी है, इंसान ने नुक्स निकाला कि यार वहीं बैठ के बात करनी पड़ती है, दूर नहीं जा पाते, तो हम लोगों ने कॉर्डलेस निकाला। कॉर्डलेस में घर में ले लेके घूम पाते थे, यहाँ तक थोड़ा रेंज तक आ जाता था। वो पैनासोनिक के ब्लैक आए थे वो, तो सर पैनासोनिक आ गया। फिर लोगों ने कहा हाँ अब अच्छा है, पर फिर नुक्स निकाला, पर चलते चलते नीचे नहीं जा पा रहे। मान लीजिए मैंने नीचे जाके बात करनी तो क्या करूँ, तो हमने डेवलप किया, धीरे धीरे फ़ोन लेके आए। फिर फ़ोन आया तो हमने कहा कि भाई फ़ोन भी आ गया, बात कर ली, पर बात करके बोर हो जाओ तो फ़ोन में कुछ करने के लिए नहीं होता, सिर्फ बात ही करते रहते हैं। तो धीरे धीरे हमने गेमिंग फ़ोन बनाए, टच स्क्रीन बनाए, कैमरा बनाया, पता नहीं व्हाट नॉट, एंड टुडे वी हैव रीच्ड आउट टू अनदर लेवल। आजकल तो नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं जो नोटबुक की तरह काम करते हैं, सो इट्स लाइक अ फोल्ड। अभी विकास सर को एक फ़ोन पसंद आया, इट्स फॉर 1.75 लाख, सैमसंग का फोल्ड करके कोई फ़ोन है, तो इज गॉन क्रेजी बिहाइंड दैट फ़ोन। सो नाउ इफ़ यू सी, फ़ोन्स के लेवल्स ही अलग होते जा रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं। सो हर चीज़ का डिसएडवांटेज एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस को जन्म देता है, एक नए इन्वेंशन को जन्म देता है। वैसे ही जब सोल प्रोप्राइटर में इतनी दिक्कतें आई तो हम लोग लेके आए नया फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट वाज पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप ने कहीं हद तक इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नाउ जॉइंट लाइबिलिटी वाज शिफ्टेड टू, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाज शिफ्टेड टू जॉइंट लाइबिलिटी, तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व। कहीं ना कहीं जॉइंट एंड सिवियर लाइबिलिटी आ गया। बिजनेस कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर मल्टीपल बिजनेसमैन है, एक बीमार भी हो गया, मल्टीपल पार्टनर्स है, तो दे कैन हैंडल दिस। कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक से भले दो, दो से भले चार, पार्टनरशिप में 2, 4, 6, 8 कितने भी हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया। एक्सपांशन करना पॉसिबल है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। एंड एक्सपर्टीज भी है ऑब्वियसली। अब अगर विकास सर ने आज मुझे अपने यस एकेडमी का पार्टनर बनाया तो वो क्यों बनाया, क्योंकि आई हैव सम एक्सपर्टीज इन समथिंग एल्स, ही हैज सम एक्सपर्टीज इन समथिंग एल्स, हरी सर हैज सम एक्सपर्टीज इन समथिंग एल्स, सेम विद विपुल सर एंड सेम विद अदर फैकल्टी। सो नाउ दे हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज। तो हम पार्टनर किसको बनाते हैं, जो हमारी कमी पूरी करता है। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसके एडवांटेजेस बन गए। अब एक बात बताओ सर, पार्टनरशिप के भी कुछ तो, हम तो भारतीय हैं, हम क्या करेंगे सर, हम तो करेंगे बुराई। हाँ जी, पार्टनरशिप की भाई बुराइयां बताओ। आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक अपॉन दिस। आप इस वीडियो में देखने से पहले खुद अपने दिमाग में सोचो, आपके हिसाब से क्या है। हाँ जी, सबसे पहला सर आप पार्टनरशिप की बात करते हो, एक पार्टनर गलत करता है ना, सबको लाइबल कर देता है, तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिमेरिट। जॉइंट एंड सिवियर लाइबिलिटी, एक की गलती सबको लाइबल करती है, हम क्यों किसी और की गलती को अपने ऊपर लें। ठीक है सर, पार्टनरशिप कुछ भी बोल लो, ये अपने नाम पे कोई लोन थोड़ी ले सकती है, कोई एक्चुअली एग्जिस्ट थोड़ी करती है। पार्टनरशिप इज जस्ट an agreement between two persons, so there is no separate legal entity in per se in the eyes of law. So there exists no separate legal entity per se, there is no entity. जी सर, समझ में आ रहा है हमको। अच्छा सर, जॉइंट लाइबिलिटी का आपने प्रॉब्लम समझाया, नो सेपरेट लीगल एंटिटी की बात समझाई। अच्छा, कहीं ना कहीं तुम कुछ भी बोल लो, एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले 20, ऐसे करते करते आप अपने मैक्सिमम पार्टनर्स पे पहुंच गए। बट देर इज अ लिमिट समवेयर, इनका पैसा कहीं तो खत्म होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये भर भर के पैसा ला सकते हैं। तो इट इज डेफिनेटली कि यहाँ पे मोर पैसा देन सोल प्रोप्राइटरशिप, बट एंडलेस पैसा नहीं है। तो अगेन कहीं ना कहीं जाके दे विल बी लो ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा कहीं ना कहीं इन लोगों बिजनेस कंटिन्यूटी को संभाल लिया, बट लेट्स से 2 पार्टनर्स हैं और एक मर गया, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। तो अगेन पार्टनरशिप भी कोई परपीचुअल सक्सेशन नहीं लेके आती, मतलब कोई कहानी घर घर की कि मिहिर की तरह नहीं कि चलती रहेगी, कभी मरेगा नहीं। सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हेयर नो परपीचुअल सक्सेशन। आपको लिखना है, आप लिख सकते हो बिजनेस कंटिन्यूटी अगेन इज अ प्रॉब्लम। नाउ वन मोर थिंग, लेट्स से
tomorrow something wrong happens, with the partnership firm, no one is going to file a case against your partnership firm. The case will be against the partners. If Yes Academy is teaching you, मैं पढ़ा रहा हूँ, विकास सर पढ़ा रहे हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो आप यस पे केस नहीं करोगे, आप विकास सर मेरे पे केस करोगे, और अगर आप यस पे भी केस करोगे तो केस घूम के हमारे ऊपर ही आएगा. हम कहना क्या चाह रहे हैं, दैट पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं होता, और पार्टनरशिप फर्म टेक्स नो लाइबिलिटी, इट टेक्स नो लाइबिलिटी. तो जस्ट बहुत अपन ने बेसिक प्रॉब्लम्स इसकी निकाल ली. अब इनको सुधारने के लिए, अच्छा सर आपने ना अभी तक एचयूएफ नहीं समझा. बेटा एचयूएफ को मैं एक टाइप ऑफ बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करता. आई टेल यू वेरी गुड रीजंस व्हाई. पार्टनरशिप, दो लोग मिले, स्टार्ट हो गई. अब एचयूएफ में ऐसा थोड़ी मैं एक लड़की को बोलूँ कम हियर लेट्स गेट मैरिड, तू भी हिंदू मैं भी हिंदू, चल एचयूएफ बनाते हैं, ऐसा नहीं होने वाला ना. सो ऑब्वियसली एचयूएफ के लिए अपने को फैमिली चाहिए, फैमिली के अंदर शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, को पार्टनर्स, ब्ला 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 ब्ला, लंबी चीज़ है. तो इसीलिए मैं उसको यहाँ नहीं इंक्लूड कर रहा. हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड देन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं. सर एलएलपी की बात कर लो ना. एलएलपी कंपनी के बाद आया था, इसीलिए हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी होगा. नाउ प्रैक्टिकली सी, जब मैं आपको अब कंपनी समझाऊंगा ना, मैं आपको कंपनी एक ही डेफिनेशन से समझाऊंगा, सारी बात सॉल्व हो जाएगी. सो नाउ प्लीज राइट डाउन. कंपनी का मतलब क्या होता है. सो वी से दैट अ कंपनी इज एन, पहले पूरे लिख लो, मैं हर चीज समझाऊंगा. आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. अ कंपनी इज एन, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. मेरे साथ रिपीट कर दो. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी having perpetual succession. अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता था, दैट दिस इज अलाइव इन द आइज ऑफ लॉ. आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, यू एंड मी आर नेचुरल पर्सन. अ कंपनी दो अलाइव इन द आइज ऑफ लॉ इज स्टिल एन आर्टिफिशियल पर्सन. इसको अपन लोग ऐसा थोड़ी कि कंपनी को अपन वोट करने देंगे. So again, let's revise the definition again. A company is an artificial person which is a separate legal entity having perpetual succession and a common seal. अब इस कॉमन सील का मतलब होता था कि वो कंपनी का सिग्नेचर है. पर बच्चे अब इसके आगे इफ एनी लगाना. क्यों? क्योंकि बच्चे 27th of May आई थिंक 2015 में देयर केम एन अमेंडमेंट जिसने कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया. अमेंडमेंट की तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है. सो इसने अमेंडमेंट को वो कर दिया, क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया. क्या करना है उसकी जगह आगे सिखाता हूं, पहले डेफिनेशन पूरी कर ले. सो कंपनी, वापस से, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील इफ एनी, एंड लास्ट which has the right to sue and be sued. मतलब मैं वो पेशाब वाला सू नहीं बोल रहा है, सू मतलब केस. सो द कंपनी हैज द राइट टू सू इन इट्स नेम, मतलब वो किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकती है, कोई उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकता है. नाउ लेट्स ब्रीफ आउट अबाउट व्हाट वी हैव रिटन एंड देन वील रिवाइज द डेफिनेशन अगेन. भैया कंपनी लॉ की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है, दैट दिस इज अलाइव in the eyes of law and once it is created, the company is different from its creators. अभी मेंबर्स मत लिखो फ्रॉम इट्स क्रिएटर्स. बनाने वाला अलग है, कंपनी अलग है. लाइक रिलायंस, आज हम रिलायंस को एक बिल्कुल जीता जाता हुआ इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं. भैया रिलायंस कंपनी है. धीरू में अंबानी है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने रिलायंस बनाई थी. पर आज भी हमारे लिए क्या है, रिलायंस एकदम एक अलाइव एंटिटी की तरह है. हमारे लिए आज रिलायंस एक अलाइव एंटिटी की तरह है. सो इट इज अलाइव इन द आइज ऑफ लॉ बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. अच्छा, ये अलाइव है इन द लॉ एंड इट इज अ सेपरेट लीगल
एंटिटी। अच्छा राजा, इसके ऊपर ना मैंने आपको बहुत केसेस पढ़ाने हैं, डोंट यू वरी विद दैट कि इसके ऊपर अपन ने क्या क्या पढ़ना है, मतलब बतेरे केस बताऊंगा अभी आपको, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज मैं लेके आया फ्रूटी, चलो वैसे काफ़ी मोटा हो रखा हूँ मैं, फ्रूटी पीनी नहीं चाहिए मुझे, पर मैं एक फ्रूटी लेके आया। मैंने कहा भैया फ्रूटी पियेंगे। जैसे मैंने फ्रूटी को ली उसमें नांग लेटे ऐसे देख रहा है मुझे, तो मैं भी उसकी तरफ देख रहा था, मैं भी कह रहा था। सो वी बोथ वर एंजॉयिंग फॉर अ व्हाइल, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि सांप है। ओ माय गॉड। मैंने कहा भैया तू मेरी फ्रूटी में क्या कर रहा है? उसने बोला इतना मर मत, थोड़ी सी पिए बाकी पी ले। अब देखिए मेरी फ्रूटी से सांप निकला है, दो सांप फ्रेंडली है, बहुत अच्छा आदमी है, आदमी मतलब जानवर है, बट मैंने कहा यार पीऊँ कि नहीं पीऊँ। नाउ आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू, टेल मी वेदर आई शुड ड्रिंक दिस फ्रूटी। अब आप कहोगे कि सर यार मत पियो ना, जबरदस्ती कुछ खराब हो जाएगा, वैसे ही तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं, तुम्हें ही पता है कि तुम्हारी क्या हालत है, तो मत ही पियो, तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक। मैंने कहा उस मजदूर के ऊपर केस करेंगे जिसने मेरी फ्रूटी पैक करी। आपने कहा भाई सुन बे लल्लू, इससे अच्छा तो पी के मर जा तू। क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअली मजदूर को ढूंढना पॉसिबल है क्या? मतलब कौन सी फैक्ट्री में कब फ्रूटी बनी थी, मतलब ये तो आपने सर हद ही कर दी, पार नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है तो क्या करना चाहिए? आपने कहा सिर्फ फ्रूटी किस कंपनी की है? मैंने कहा देखो कंपनी तो मेरे को पता है कि इट्स पार्ले एग्रो। आपने कहा सर अपन लोगों ने प्रोडक्ट लिया था क्योंकि ये पार्ले एग्रो का है, और ये पार्ले एग्रो की गलती है, उनको देखना चाहिए था कि आपकी फ्रूटी से सांप निकले। आप तो क्या करो, पार्ले एग्रो के ऊपर केस करो, सू पार्ले एग्रो। मैं पार्ले एग्रो के ऊपर केस क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इट इज अलाइव इन द आइज ऑफ लॉ, एट द सेम टाइम उसको उसके ओनर्स अलग है, उसके अंदर काम करने वाले अलग है, और वो खुद एक अलग एंटिटी है। सो अगेन प्लीज रिपीट द डेफिनेशन विद मी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। अब परपीचुअल सक्सेशन का मतलब समझते हैं बच्चे। परपीचुअल सक्सेशन म्हणजे काय? आपको ना परपीचुअल सक्सेशन, क्योंकि खैर यू आर नॉट दोज 90s बॉर्न किड्स, मोस्टली आप सब 2000 बॉर्न किड्स हैं, वी ऑल आर 90s बॉर्न, विकास सर इज 80s बॉर्न, हरी सर इज 70s एंड विपुल सर इज 60s 65s के। सो ये हमारे सबके बीच में जनरेशन गैप है, तो मेरा 90s वाला शायद एग्जाम्पल आप रिलेट ना कर पाओ तो कमेंट्स में बताना। अगर मतलब ये वाला अगर तुमको एग्जाम्पल, मतलब इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस सीरियल यू आर लेजेंड, यू आर लेजेंड। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगा, डोंट वरी विद दैट। हमारे टाइम में एक सीरियल आया करता था, मतलब हम नहीं देखते थे पर हमारी माएँ, आपकी माएँ 100% देखती होगी, जाके पूछ लेना। अभी ये वीडियो जब मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, चाहिए तो मम्मी को दिखा देना, 100% समझ जाएंगी, शर्त लग गई, आई शपथ। तो ना अपने मम्मी के टाइम पे एक शानदार सीरियल आता था जिसमें ना एक मोटी सी औरत, जो अभी आपकी सभा की मेंबर भी हैं, स्मृति ईरानी, जो ऐसे गेट खोलती थी और सबको लेके घर में घूमती थी। उनका कोई काम धंधा नहीं होता था, बच्चे काम कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको बोलती थी रिश्तों के भी रूप बदलते हैं नए नए। पीछे एक बुढ़ी बैठी होती थी, वो ऐसे जबरदस्ती अपने मौत के दिन गिन रही होती थी, उनके पास जाते थे, एक पीढ़ी आती है एक पीढ़ी जाती है, उधर ही मुंह पे बोल रही है उसको कि बेटा अब तेरे को मरना है, नई पीढ़ी आ गई है। तो ऐसा था, और उसके ऊपर वो जाती थी, ऊपर एक मिहिर होता था। मिहिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक इमॉर्टल इंसान था। क्या था? इमॉर्टल, जो मरता नहीं था कभी, मिहिर जीता रहेगा। तो वो मिहिर के पास जाती थी और मिहिर सामने से आता था, उसको ऐसे टीका लगाएगा, वो गले वाले मिलेंगे एंड वापस आ जाओ, हम कहीं और चले गए। बट ये था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो मिहिर था ना, मैं मतलब आंटी से पूछ लो, आंटी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आप मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाना, कम से कम क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर 10 बार मरा। मिहिर 10 बार मरा। कभी गाड़ी पलट गई, गया, कभी उसको किसी ने गोली मार दी, कभी पता नहीं उसके बाद क्या हो गया, वगैरह वगैरह। आप शिद्दत देखो, वो मरता है, 1 महीने तक तुलसी विधवा की तरह घूमती है, और 31वें दिन वो वापस आ जाता है, और एकदम स्लो म्यूजिक बजता है, दिया बुझता है, एक पूरा एपिसोड खाली उसके जूते से उसके मुंह तक लाने के लिए हम खत्म करते। 30 मिनट तक मेरी माँ ऐसे ही देखती रहती, और जैसे ही मिहिर आता मेरी माँ वापस रोने लग जाती, देखा आ गया वापस। और लेजिट रोती थी मेरी माँ, लेजिट रोती थी, और अगर हम ना रोए ना, मैं मारती थी
कि ऐसे कैसे नहीं रहोगे तुम, मिहिर आया वापस। तो मतलब ये था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उसमें हम मिहिर को देखते थे, हम कहते थे ये मरेगा थोड़ी, ये अभी थोड़े दिन में वापस आ जाएगा। और एक सेकेंड ना, मजा देखो, हर बार मिहिर अलग अलग फेस में आता था, क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता था। सो दिस इज व्हाट क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाज। अगर आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताना, नहीं देखा तो मम्मी को दिखाना, मम्मी क्या बोली, मम्मी का पूरा कॉम्प्लीमेंट तुम यहाँ पे बताना। और शर्त लग गई मम्मी ने देखा होगा, ये मैं 110% श्योर हूं। ठीक है, अब आप लोग को क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। अब व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, सर आप वहां से क्या डिराइव करना चाह रहे थे? वहां पे मिहिर परपीचुअल सक्सेशन लेके आया था। वीरानी खानदान आता था, वीरानी खानदान जा रहा था, पर मिहिर चलता जा रहा था। तो परपीचुअल सक्सेशन मींस मेंबर्स, यानी कि कंपनी के मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। ये एलसी ग्रोवर का डायलॉग है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी goes on forever, but the company goes on forever. Very simple to understand जी सर। अब सर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दो। मिहिर तो चलो जीता रहेगा। रिलायंस, धीरू भाई अंबानी थे, मेंबर्स में कम, धीरू भाई अंबानी मर गए, मेंबर्स में गो, बट रिलायंस गोज ऑन फॉरएवर। मुकेश अंबानी मरेंगे, मतलब भगवान करे जितना जीना चाहे वो जिए, जितनी भगवान की रजा हो, पर एक दिन तो मरेंगे, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। इसको आप बोलते हो परपीचुअल सक्सेशन। तो एक बार डेफिनेशन वापस से याद करते हुए चलेंगे। अ कंपनी is an artificial person which is a separate legal entity having perpetual succession and a common seal। common seal में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। common seal का मतलब क्या होता है सर? common seal का मतलब है जहां कंपनी का ठप्पा लग गया वो कंपनी का साइन बन गया, वो कंपनी का साइन बन गया। अब यहाँ पे मैंने ना आपके सामने इफ एनी लिखा है। मैंने आपके सामने इफ एनी क्यों लिखा है? आई टेल यू वेरी सिंपली। अब क्या बोला जाता है, ये एमसीक्यू भी हो सकता है बेटा। कोई भी कंपनी के दो डायरेक्टर्स, कोई भी कंपनी के दो डायरेक्टर्स और मेरे बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं, मतलब कि साथ में एक सीएस, जहां मिलके साइन कर देगा वही कंपनी की क्या मानी जाएगी? कॉमन सील मानी जाएगी। वही कंपनी क्या मानी जाएगी? कॉमन सील मानी जाएगी। इन दोनों डायरेक्टर्स का नाम कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखती है। कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखती है कि ये मेरे डायरेक्टर हैं जो सील के लिए साइन करने के लिए एलिजिबल हैं। ये रूल समझ में आ गया बच्चे? इस पे एमसीक्यू आ सकता है। दो डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी जहां साइन करेंगे वो सील मानी जाएगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स का नाम होता है। सर सीएस का नाम भी होगा क्या? बच्चे लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीएस एक ही है आपकी कंपनी में, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू मेक द साइन। एक चीज और जो यहाँ पे मद्देनजर रखने वाली है कि अगर आपकी कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है तो इन दोनों में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और अगर एमडी नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो ये दोनों डायरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। इट रियली डजंट मैटर। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक बार वापस से डेफिनेशन रिवाइज करवा दोगे? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील इफ एनी। इफ एनी क्यों लगाया? क्योंकि अब अगर आप चाहो तो आप कॉमन सील भी रख सकते हो, या उसको हटा के उसकी जगह पे कोई भी दो डायरेक्टर्स और एक सीएस का नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दो, वो जहां साइन करेंगे वो आपकी सील मानी जाएगी। सर ऐसा क्यों किया कि डायरेक्टर्स और सीएस के साइन से कर दिया? बच्चे अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हैं। कोई भी सील का गलत फायदा उठा सकता था, कोई भी लगा देता, अपन प्रूव नहीं कर पाते। अब थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी सेट कर दिए, कल अगर कोई भी गलत जगह पे सिग्नेचर हो गए तो यही तीन लाइबल होंगे, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी है। एंड लास्ट में था विच हैज द राइट टू सू एंड बी सूड। आई कैन गिव यू द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, एप्पल वर्सेस सैमसंग। एप्पल मोबाइल फोन कंपनी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट सैमसंग स्टेटिंग कि उन लोगों ने उनका पूरा डिजाइन, उनका पूरा लुकआउट, सब कुछ कॉपी कर लिया। टू विच एप्पल इज अ कंपनी विच हैज द राइट टू सू, सैमसंग इज अ कंपनी विच हैज द राइट टू बी सूड। सैमसंग ये केस हार गया था। 800 करोड़ रुपए का फाइन लगा था। एप्पल को 800 करोड़ मिले थे। कहां से? सैमसंग से एप्पल को मिले थे। सो दिस इज व्हाट इज राइट टू सू एंड बी सूड। आपको सारे फीचर्स समझ में आ गए? लेट्स रिपीट द एंटायर डेफिनेशन। सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग साइन, चुप, गलत बोल रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूं, चलो ठीक है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील इफ एनी विच हैज द राइट टू सू एंड बी सूड। श्योर ना? सिंपल, याद हो जाएगी डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन याद हो गई ना, ये सारे आपके फीचर्स भी हैं, यही सब आपके फीचर्स भी हैं।
आ जाओ, बच्चों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा। नाउ जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, दैट्स अ डेफिनेशन विच इज बीन टॉट बाय अस टू एवरीवन। कंपनी का लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज अ कंपनी? अब बेटा बहुत इजी लगेगा आपको। इन कॉमन लॉ अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, और अ लीगल एंटिटी separate from and capable of surviving beyond the life of its members, perpetual succession। आ गया? तो ये छोटी सी बात थी याद रखने की। ये भी देखो आगे आता है क्या, an incorporated company owes its existence either to a special act of parliament or to company law। अब इसका मतलब क्या है देखो, सर how can a company be created? How can a company be created is the question। मतलब कहां रजिस्टर करोगे? तो बच्चे ना 3 सेगमेंट होते हैं। कितने? 3। एक आप बोलते हो रजिस्टर्ड कंपनी, सही है। दूसरी आप बोलते हो स्टैट्यूटरी। एक काम करो, लेट्स से टू स्पेशल एक्ट। एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी, दूसरी होती है स्पेशल एक्ट, और तीसरी होती है चार्टर कंपनी। अब मैं आपको तीनों समझाता हूं। पहले जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होके बने, या फिर जो कंपनीज एक्ट जो इससे पहले वाला था 1956 के अंदर बनी हो रजिस्टर होके, उनको हम रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं बच्चे। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंपनी। सो एनी कंपनी विच हैज बीन रजिस्टर्ड लेटेस्टली अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द प्रीवियस एक्ट दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, उसके अंदर अगर रजिस्टर हुए तो आप उनको क्या बुलाते हो बच्चों? रजिस्टर्ड कंपनी बुलाते हो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नाउ व्हाट इज स्पेशल कंपनी और आउट ऑफ स्पेशल एक्ट? अब इसके लिए क्या होता है ना, कभी कभार कुछ कंपनीज एक्चुअली कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती, उनके लिए पार्लियामेंट एक स्पेशल लॉ पास करता है। पार्लियामेंट एक स्पेशल लॉ पास करता है और ये उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है। इनके राइट्स, इनके पावर्स कंपनी लॉ डिसाइड नहीं करता। इनके राइट्स, इनके पावर्स उसी स्पेशल लॉ के अंदर लिखे होते हैं, उसी स्पेशल लॉ के अंदर लिखे होते हैं। सर कोई एग्जांपल दे दोगे? 10 ले लो यार। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जबकि ये LIC की एक स्पेशल है। मतलब LIC एक स्पेशल एक्ट की तरह आया, उसके अंदर से एक कंपनी बनाई गई जो LIC के अंदर रजिस्टर्ड है, और उसके सारे राइट्स और पावर्स कहां से बताए गए हैं? LIC से बताए गए हैं। एकदम सिंपल। तो एक हो गया रजिस्टर्ड, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी जो अपन स्पेशल लॉ से लाए, LIC फॉर एन एग्जाम्पल। तीसरी चार्टर कंपनी, अपनी रानी। ये मतलब अर्लियर टाइम्स में ये जो अपने वो यूके वाले होते थे ना, अपन उनकी रानी से अप्रूवल लेते थे कि क्या हमें कंपनी बना सकते हैं, और अगर रानी अलाउ करती, चार्टर मतलब किंग की परमिशन, तो भैया ये जो यूके की रानी होती थी जब ये अलाउ करती थी तो वो कंपनी जो बनती थी हम उसको चार्टर कंपनी बुलाते थे। अब न रानी है न राजा, एक थी रानी एक थी राजा, दोनों भग गए, खत्म कहानी। इसीलिए इंडिया के अंदर अब कोई चार्टर कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इंडिया के अंदर दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर और एक जनरल कंपनी हो नॉर्मल, या फिर आप एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाए गए हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल LIC, SBI, बहुत सारे हो जाते हैं। आ जाइए। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ओज इट्स एग्जिस्टेंस आइदर टू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक स्पेशल लॉ बना होगा, और टू कंपनी लॉ, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी बनी होगी। ओके, अब नेक्स्ट चीज है, एक चीज याद रखना बेटा, एक NPO कंपनी कहाँ आती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ आती है? तो याद रखना कंपनीज एक्ट, ये सवाल हो सकता है, कंपनीज एक्ट 1956 में इट वॉज टू बी डेल्ट अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 बात करता था NPO कंपनीज के बारे में, और अब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में सेम चीज पर सेक्शन चेंज करके लाया गया है, सेक्शन 8। सेक्शन चेंज करके कौन सा लाया गया? सेक्शन 8। वेरी सिंपल। सो हाउएवर एन एसोसिएशन फॉर्म्ड नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ऑल्सो अक्वायर्स अ कॉर्पोरेट कैरेक्टर। तो एक NPO कंपनी भी कंपनी फॉर्म में बन सकती है एंड फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनी बाय रीजन ऑफ लाइसेंस इशूड अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द एक्ट। NPO कंपनी कहां दी गई है? सेक्शन 8। MCQ समझना कहां है? सेक्शन 8 कंपनीज को, मतलब NPO कंपनीज को याद रखना, काम करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस कहां मिलता है? लाइसेंस मिलता है सेक्शन
8 सबसेक्शन 1 एमसीक्यू के लिए आ सकता है, प्लीज याद रखोगे, ठीक है। वेरी सिंपल। आज ही सर कोई डेफिनेशन देख लेते, अब ना एकदम दिल दलाने वाली डेफिनेशन आने वाली। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 टॉक्स अबाउट कंपनी। तो इट सेज अ कंपनी मींस अ कंपनी, अ कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी का मतलब एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट मतलब बनाई गई हो या तो इस एक्ट के अंदर या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। इतनी डीप बात कंपनी लॉ ने इतनी आसानी से कह दी ना, मतलब मैं रोने वाला था अभी, बस तुम्हारी खुशी के लिए रुक गया हूं। अच्छा अब है ना ये नहीं रीड करना, ये अभी रीड नहीं करना अपन, ये देखो वापस मेरा लैपटॉप चलना प्रॉब्लम चालू, ये नहीं रीड करना है अभी। अपन पहले कुछ थोड़ा टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में देखेंगे, या टाइप्स ऑफ कंपनी में देखेंगे। पहले आई वांट यू टू टीच अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स यार। एक मिनट है, यस पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया ना तो फिर अपन टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात कर पाएंगे। तो माई स्टाइलस हैज स्टॉप्ड वर्किंग अगेन, जस्ट अ सेकेंड। भाई तुझे भी कोरोना है क्या? तू क्यों ऐसे कर रहा है? चल गया। अच्छा अब मैं एक चीज बताता हूं, क्यों नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पहले कर रहे हैं, अपने को ऑलरेडी आते हैं, ये अपने को ऑलरेडी आते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत जल्दी होगा। सो व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी? सबसे पहले इट्स अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? इसका खुद का नाम है, ये खुद के नाम पे काम कर सकती है, खुद की जिम्मेदारी लेगी। कल अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो कंपनी जिम्मेदारी लेगी, तुमको बीच में आने की जरूरत नहीं है। जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो इसके डायरेक्टर्स हैं, उनकी लायबिलिटी नहीं है, कंपनी अपनी जिम्मेदारी खुद लेगी। आप ईमानदारी से काम करो, अगर कल नुकसान होगा तो कंपनी उठाएगी जिम्मा। A company incorporated under the act is vested with a corporate personality, corporate मतलब separate legal entity, which bears its own name, इसका खुद का नाम है, it acts under that name, वो खुद के नाम पे काम करती है, और साइन has a seal of its own, साइन कर सकती है, खुद के नाम पे assets होल्ड कर सकती है क्योंकि separate legal entity है, and its assets are separate and distinct from those of its members, members अलग है, कंपनी अलग है, assets अलग है। कंपनी अपने नाम पे एसेट्स होल्ड करेगी। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ रिलायंस टुडे वांट्स, वो चाहे तो अपने नाम पे एक प्लॉट खरीद सकती है, वो अपने नाम पे एक जमीन खरीद सकती है, बिल्कुल खरीद सकती है, उसमें मुकेश अंबानी का कोई नाम नहीं आएगा। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट। देयरफॉर इट इज केपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी, इट कैन इनकर डेट, इनकर डेट का मतलब वो अपने नाम पे उधार ले सकती है, बोरोइंग मनी, हैविंग अ बैंक अकाउंट, लोगों को अपॉइंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, सुइंग, सुइंग का मतलब क्या होता है सर, केस फाइल कर सकती है, और बीइंग सूड इन द सेम मैनर एज एन इंडिविजुअल। इट्स मेंबर्स आर इट्स ओनर्स, हाउएवर दे कैन बी इट्स क्रेडिटर साइमल्टेनियसली। अब है ना ये चीज सीखने के लिए ना पहले मेरे को आपको कुछ सिखाना है बच्चे, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स। पहले एक मिनट रीड कर लेते हैं अपन ये, फिर मैं आपको मेंबर, शेयर होल्डर, ओनर ये सब सिखाता हूं, फिर अपन इस लाइन को अपने आप वापस रीड करेंगे, आएगा समझ में। A shareholder cannot be held liable for the act of the company even if he holds virtually the entire share capital. The shareholders are not the agent of the company, so they cannot bind it by their acts. चलो देखते हैं। अब ना आपके सामने ना बार बार ये वर्ड आएंगे कंपनी लॉ के अंदर, एक सेकंड रुकना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ जी, आपके अंदर ये आपके सामने बार बार ये वर्ड आएगा दैट लोग आपको क्या बोलेंगे ना कि बच्चे शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर, ओनर, member, people will tell you that all these are one and the same thing. All these are one and the same thing. Most of the teachers they say this while teaching कि सब्सक्राइबर, मेंबर, ओनर ये सब एक ही होते हैं, बट आई थिंक
मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में पुट करना चाहूंगा। शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर, ओनर, मेंबर कोई एक ही इंसान हो सकता है, पर सब एक ही होते हैं जरूरी नहीं है। कैसे, हम समझते हैं। अब बात समझना, मैं आपको सबसे बेसिक टाइप से स्टार्ट कर रहा हूं। जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो हम बोलते हैं कि भाई मिनिमम इतने लोग होने चाहिए, मिनिमम इतने लोग होने चाहिए। सो जो लोग आपकी इनिशियल फेज में आपको मनी प्रोवाइड करते हैं, आपको अपना नेम प्रोवाइड करते हैं, और जिनका नाम आप लोग अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये आपका चार्टर है, इससे पूरी कंपनी को पावर मिल रहा है। कंपनी क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाम क्या है, सब कुछ कहाँ उसका पता है, सब कुछ कहाँ लिखा होता है? एमओए में लिखा होता है। तो जिन लोगों का नाम कंपनी बनते वक्त इनिशियली जो अपना पैसा देते हैं, अपना नाम देते हैं, जिनका नाम एमओए के अंदर आता है, उनको हम बुलाते हैं सब्सक्राइबर्स। सही है? अच्छा, इनको शेयर्स ही दिए, कोई फर्क नहीं है, पर जो इनिशियल मेंबर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर। याद रहेगा। सेकेंड, जब कंपनी चलने लग जाती है और वो मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है, जब वो मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है और कोई उनको परचेज करता है, तो हम उसको बुलाते हैं हमारा शेयर होल्डर। हम उसको बुलाते हैं हमारा शेयर होल्डर। याद रहेगा ये बात, क्योंकि उसने शेयर्स खरीदे, वो सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइबर कौन होता है? जो इनिशियली पैसे देता है। अच्छा, दोनों की बात बराबर है, दोनों में ही प्रॉफिट बटेगा, दोनों में ही शेयर्स के हिसाब से प्रॉफिट बटेगा, पर सब्सक्राइबर किसको बोल रहा हूं? जिसने कंपनी की इनिशियली मदद की, जिसने अपना नाम दिया। कंपनी में जब कंपनी चलने के बाद कोई शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर बनता है, कभी सब्सक्राइबर नहीं बन सकता। जब कंपनी एक शेयर होल्डर का नाम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखती है, तब हम उस शेयर होल्डर को कंपनी का क्या बुलाते हैं? मेंबर बुलाते हैं। सर, तो फिर तो शेयर होल्डर मेंबर तो एग्जैक्टली सेम हो ना, कंपनी उसका नाम तो लिखेगी आरओएम के अंदर? बिल्कुल लिखेगी, बट कंपनी टेक सम टाइम। जनरली इंडिया के अंदर इट इज T+2 ट्रांजैक्शन +2 डेज लगते हैं सेटलमेंट में। तो हम मानते हैं कि जब आप शेयर खरीदते हो ना, तो इंस्टेंटली आप क्या बनते हो? शेयर होल्डर। हाउएवर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम लिखने में कितना टाइम लगता है? 2 दिन लगते हैं। तो आप मेंबर लेट बनते हो, शेयर होल्डर पहले बनते हो। बनोगे, पर मान लो आपने जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन वापस बेच दिया, तो आप कोई मेंबर बनोगे ही नहीं, क्योंकि आपका नाम कभी आरओएम के अंदर आएगा ही नहीं। हेंस व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि शेयर होल्डर और मेंबर में भी हल्का सा हेडलाइन डिफरेंस होता है। अच्छा, एक बात बताओ, दिमाग लगाना, जिस बंदे ने इनिशियली आपका शेयर खरीदा, क्या वो आपका सब्सक्राइबर है? यस। क्या सब्सक्राइबर ही शेयर होल्डर भी होता है? जी सर। क्या उसका नाम आरओएम में लिखा जाएगा? जी सर। तो वो क्या हो गया? मेंबर। तो एक ही इंसान सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, मेंबर भी हो सकता है, पर क्या ये अलग अलग भी हो सकते हैं? जिसने बेसिकली पहले पैसा लगाया वो सब्सक्राइबर, जिसने कभी फ्यूचर में 5 साल बाद शेयर्स खरीदे शेयर होल्डर, जिसका नाम फिर बाद में आरओएम में लिखा गया तो वो मेंबर बन गया, पर अगर उसने बीच में ही बेच दिया तो सर वो सिर्फ शेयर होल्डर ही रह गया। तो तीनों में फर्क समझ आ रहा है? हल्का हल्का फर्क है। अब याद रखना, चाहे आप सब्सक्राइबर हो, चाहे आप शेयर होल्डर हो, चाहे आप मेंबर हो, यू ऑल आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। यू ऑल आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। कितना सा सिंपल सा था। तो आप सब्सक्राइबर बोल लो तब भी आप ओनर हो, आप शेयर होल्डर बोल लो तब भी आप ओनर हो, आप मेंबर बोल लो तब भी आप ओनर हो। सही बात है। नाउ लेट्स सी, जब एक कंपनी बनती है ना बेटा, जब एक कंपनी बनती है तो कितने तरीके की कंपनी होती है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफिंग कर रहा हूं। 3 तरीके की, एक होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी, एंड तीसरी कौन सी होती है? 1 पर्सन कंपनी। बच्चे एक एमसीक्यू याद रखना, 1 पर्सन कंपनी जे ईरानी के रिकमेंडेशंस पे कंपनीज एक्ट 2013 में लाई गई है। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 में 1 पर्सन कंपनी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, इंडिया में एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो अब देखो हम क्या बोलते हैं, व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास इनिशियल सब्सक्राइबर्स, मतलब उसको स्टार्ट करते वक्त कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 2 लोग।
एक पब्लिक कंपनी के पास इनिशियल सब्सक्राइबर 7 होने चाहिए। सबको पता है इनिशियल सब्सक्राइबर क्या होता है, और ओपीसी के पास इनिशियल सब्सक्राइबर कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि इट्स 1% कंपनी। तो ये देखो सब्सक्राइबर का मतलब समझ में आ गया। अब बात समझना, मैं आपको सब्सक्राइबर का मतलब समझा रहा था। अब बात मानो 2 साल बाद कोई कंपनी के शेयर्स खरीदता है इस पब्लिक कंपनी के, तो आप उसको सब्सक्राइबर बुलाओगे क्या? आपने कहा नहीं सर। अब हम उनको शेयर होल्डर्स बुलाएंगे। उनका नाम जब आरओएम में चला जाएगा तब आप उनको क्या बुलाओगे? सर मेंबर बुलाएंगे। और ये सब क्या होते हैं हमारे? सर ये ओनर्स होते हैं ना। बस ना, बात खत्म। आगे समझ में? अब देखो मैं आपके सामने क्या एक चीज लाने जा रहा हूं। लेट्स से दिस इज अ पब्लिक कंपनी, सही है सर। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो दिस पब्लिक कंपनी इज जस्ट राइटिंग इट इज अलाइव इन द आइज ऑफ लॉ। which has the right to sue and be sued. मेंबर से इसको फर्क नहीं पड़ता, इट इज परपीचुअल सक्सेशन, इट इज परपीचुअल सक्सेशन, और ये तो चलती रहेगी। बहुत ही बढ़िया सर। अब बात समझो, इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी, इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी, मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने चाहिए सर? 7। अच्छा एक काम करो ना, आज इस कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स बोल लो या मेंबर्स बोल लो, कितने हैं? 700 हैं। सही बात है। और इन लोगों ने कंपनी को टोटल दिया है 7 लाख रुपया। कंपनी तो क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अच्छा, शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते। मैनेजमेंट के लिए अपन बच्चे किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजमेंट के लिए अपन अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। सर डायरेक्टर्स क्या होते हैं? चैप्टर 3 के अंदर अपन ने इन डिटेल डिस्कशन किया, तो वी आर नॉट वेस्टिंग मच टाइम ओवर दिस। सो पब्लिक कंपनी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे ओपीसी हो, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो शेयर होल्डर्स का काम है पैसा लगाना और दूर से देखना कंपनी कैसी चल रही है, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है डायरेक्टर्स की। सही बात है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं समझो। इट्स मेंबर्स आर इट्स ओनर्स, समझ में आ रहा है? मेंबर्स आर इट्स ओनर्स का मतलब क्या है? हाउएवर दे कैन बी इट्स क्रिएटर साइमल्टेनियसली। अब एक बात समझना, क्या एक मेंबर कंपनी को जिसने शेयर्स खरीदे हैं वो लोन भी दे सकता है? आपने बोला जी सर दे सकता है, क्या दिक्कत है? ओनर है तो क्या हुआ, अगर वो लोन देना चाहे तो दे सकता है, और कंपनी लोन ले सकती है बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सो हाउएवर दे कैन बी इट्स क्रेडिटर ऑल्सो। दिस इज वन एमसीक्यू कि आपका मेंबर ही आपका क्रेडिटर भी हो सकता है। इन इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, अ मेंबर कैन बी द मास्टर एंड सर्वेंट एट द सेम टाइम एंड एंजॉय द एडवांटेज ऑफ बोथ। अब ये ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग्स लिमिटेड का केस डाल दिया आपके ऊपर। तो ये लाइन समझाने के लिए मेरे को आपको केस समझाना पड़ेगा। ऑल्दो इस केस को आपको आपकी बुक में अगेन इतना कोई डिटेल में नहीं दिया गया है। आपकी बुक में आपको सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन का केस दिया गया है, बट मैं आपको ली वर्सेस ली समझा देता हूँ। अच्छा काम करो, ली वर्सेस ली एक मिनट बात समझाता हूं, बाकी लाइन पढ़ लेते हैं, बस फिर ली वाला ली करके अपन आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि सर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इवन इफ ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर कैपिटल। अगर एक ही शेयर होल्डर ने पूरी कंपनी की शेयर कैपिटल ले रखी है तब भी आप उसको लाइबल नहीं कर सकते। The shareholders are not the agents of the company and so they cannot bind it by their acts. और shareholders के एजेंट थोड़ी है, कंपनी के एजेंट कौन होते हैं? उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान रहेगा। चलो अब लास्ट चीज मैं आपको ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग्स लिमिटेड सिखा रहा हूं एंड वी आर डन फॉर द डे। वेरी सिंपल केस बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बुक में नहीं दिया है बट इससे आपको सेपरेट लीगल एंटिटी पूरा समझ में आ जाएगा। सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन नहीं पढ़ा तब भी चल जाएगा फिर तो। अब देखो ली वर्सेस ली में क्या हुआ भैया। अब ये ली जो थे ना, हमारे ली क्या थे? हमारे ली एक पायलट थे। सो ली वॉज अ पायलट। ये पायलट भैया पायलट थे तो क्या करते थे?
प्लेन उड़ाते थे, बढ़िया इसकी जीवन चल रहा था, प्लेन उड़ाता था, घूम घाम के वापस घर पे आता था, बीवी घर में होती थी, मिलते थे, और फिर वो वापस वो प्लेन चालू करता था और फिर निकल जाता, डिंग 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 उड़ाता था, सो निकल जाता था। एक दिन भाभी को आई मस्ती, डोंट टेक मी अदरवाइज, एक दिन आई भाभी को मस्ती, भाभी ने कहा अजी सुनते हो, तुम इतना अच्छा प्लेन उड़ाते हो, डिंग 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 डिंग, क्यों नहीं हम खुद की एक कंपनी खोलें और हम कोई प्लेन वाला बिजनेस करें। तो ये पायलट भैया ने एक कंपनी बनाई, ये पायलट भैया ने क्या बनाई, एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रखा ली। एयर फार्मिंग्स लिमिटेड। अब व्हाट इज एयर फार्मिंग? हवा में आप खेत के ऊपर पेस्टिसाइड्स छोड़ते हो ना, बट खेत के ऊपर पेस्टिसाइड्स छोड़ते हो फसल के ऊपर प्लेन के थ्रू, दैट्स एयर फार्मिंग। तो इन्होंने एयर फार्मिंग लिमिटेड कंपनी बनाई, लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। अच्छा, कंपनी किसने बनाई, जल्दी मेरे को बताना। हु मेड द कंपनी? सर ली ने बनाई। तो ली क्या बन गया, जो कंपनी बनाता है आप उसको प्रमोटर बोलते हो। प्रमोटर क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन बात करने वाले। तो जो कंपनी बनाता है वो कौन हो गया, प्रमोटर। तो ली ने प्रमोट की कंपनी। अच्छा, क्या ली ने उसके शेयर्स भी खरीदे? जी सर। तो ली इस कंपनी का मेंबर भी था, और भी लोग होंगे पर ली भी था। अच्छा सर, इस कंपनी के डायरेक्टर्स में ली ने खुद को सबसे पावरफुल डायरेक्टर बनाया, जिसको आप बोलते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। जिसको आप क्या बोलते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, अगर कभी जीवन में कोई पूछे ना एक नॉर्मल डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर में फर्क क्या होता है, यही सीख के रख लो, एमसीक्यू आ सकता है। दैट अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज वेस्टेड विथ सब्सटैंशियल पावर। क्या होता है एग्जीक्यूटिव में, विकास सर बताएंगे। अपने लिए एमसीक्यू इतना ही है, दैट अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज वेस्टेड विथ सब्सटैंशियल पावर, बस और कुछ नहीं सीखना अपन ने। वापस आ जाओ, इसने खुद को कंपनी का क्या बनाया, मैनेजिंग डायरेक्टर। वाह। अच्छा, प्रमोटर भी है, मेंबर भी खुद ही, खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया और भी बहुत सारे लोगों को रखा। अच्छा, फिर खुद को इसने कंपनी का एम्प्लॉय भी बनाया। एम्प्लॉय कैसे बनाया, इसने खुद को कंपनी का चीफ पायलट बनाया, जो कंपनी के लिए प्लेन्स उड़ाएगा। सिंस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पायलट भी था। तो अब देख रहे हो क्या तुम, कंपनी भी इसने बनाई, प्रमोटर भी यही है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी यही है, चीफ पायलट भी यही है। हमने कहा वाह वाह भैया वाह। तो एक इंसान एक बार में 3-3 जिंदगियां जी रहा है, तो जल्दी तो जाना ही था। भैया एक दिन प्लेन लेके उड़े पर वापस नीचे आए नहीं, प्लेन क्रैश्ड एंड ही डाइड। तो भाभी पहुंच गई कंपनी, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। तो बाकी सारे डायरेक्टर्स बोले भाभी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ली जहां भी होंगे, भगवान ने उनकी जान जरूर ली है पर वो बिल्कुल सही होंगे। भाभी ने कहा हाँ वो ठीक है, हाय मैं मर गई, हाँ वो पर वो ठीक है, मेरे को कॉम्पनसेशन दो ना, कॉम्पनसेशन, पैसा लाया। तो भाभी ने क्या मांगा, कॉम्पनसेशन मांगा। भाभी ने मांग लिया कॉम्पनसेशन कंपनी से। डायरेक्टर बोले ओ एड़ी नारी, थोड़ा दिमाग लगा। कंपनी किसकी, आपने कहा सर ली की। बनाई किसने, ली ने। डायरेक्टर कौन, ली। एम्प्लॉय कौन, ली। पायलट कौन, ली। तो खुद ही ने कंपनी बनाई, खुद ही ने अपने आप को अपॉइंट किया, खुद ही उड़ा और खुद ही मर गया, तो कंपनी क्यों कॉम्पनसेशन देगी। भाभी बोले अरे ये क्या हो गया। तो भाभी चली गई सीधा कोर्ट के पास। कहां चली गई, कोर्ट के पास। कोर्ट में जाके उन्होंने जज को बोला देखो ना भैया ये कैसा कर रहे हैं, सर मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए। कोर्ट ने दोनों की बात सुनी और कोर्ट ने बोला कि भैया कॉम्पनसेशन मिलेगा। कोर्ट ने क्या बोला, भैया कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो कंपनी ने पूछा भैया किस ग्राउंड पे कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो कोर्ट ने बोला दैट वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, the company is different and its members, its employees are different। तो जब ली इस कंपनी को बना रहा था वो इसका प्रमोटर था, पर जब कंपनी बन गई तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनी। और जब ली ने खुद को पायलट की तरह अपॉइंट किया तब उसने खुद को खुद नहीं अपॉइंट किया था,
वो कंपनी के बिहाफ पे खुद को पायलट की तरह अपॉइंट कर रहा था, एंड सिंस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी वो ऐसा कर सकती थी। तो एक बंदा एक ही टाइम पे कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है, प्रमोटर भी हो सकता है और एम्प्लॉय भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी। तो जब उसने खुद को अपॉइंट किया तो उसने कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन पे खुद को अपॉइंट किया। जब वो अपॉइंट हुआ तो वो कंपनी का एम्प्लॉय था, और जब वो मरा तब वो पायलट की जॉब कर रहा था, यानी कि एम्प्लॉय की जॉब कर रहा था। और एम्प्लॉय की डेथ पे कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जो कि उनको देना है। And this is how it was stated that a company is a separate legal entity which is a corporate personality. Are we sure? अगर ये केस आपको समझ में आ गया ना तो बस यार ठोको ताली, ठोको ताली। अब इस लाइन को रीड करो, देखो ली वर्सेस ली कितना छपाक से अंदर जाएगा। इन इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी अ मेंबर, यानी कि जो कंपनी का शेयर होल्डर है, कैन बी द मास्टर, मतलब वो खुद अपॉइंट करने वाला भी हो सकता है और सर्वेंट भी हो सकता है एट द सेम टाइम, एंड एंजॉय द एडवांटेज ऑफ बोथ। जब वो मास्टर का रोल प्ले कर रहा था वो कंपनी का एजेंट था, और जब वो सर्वेंट का रोल प्ले कर रहा था वो पायलट के रोल प्ले कर रहा था। सो ही कैन बी एट द सेम टाइम डूइंग बोथ द जॉब्स। दिस इज हाउ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वॉज स्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट लेक्चर के लिए व्हाट आई एम गिविंग यू द टारगेट इज, आप लोगों ने सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन का इतना सा एक छोटा सा केस पढ़ के आना है। फिर मैं आपको सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। बाकी फीचर्स खत्म करेंगे, बाकी फीचर्स बहुत छोटू से, ठीक है। ये एक ही लेक्चर में सारे फीचर्स खत्म हो जाएंगे, एंड देन वील गो बैक अगेन टू द टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो आई होप कि ये जो हमने एक छोटू सा लेक्चर रखा आप लोगों के लिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम। तो इसी तरीके से बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, मिलते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।